अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड राइटिंग सीरीज़। फॉर ऑल द न्यू व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर उमर एंड आई एम अ पीडियाट्रिक सर्जन विद स्पेशल इंटरेस्ट इन मेडिकल रिसर्च एंड राइटिंग। मेडिकल रिसर्च एंड राइटिंग की इस सीरीज़ में हमने साइनॉप्सिस राइटिंग को स्टार्ट किया हुआ है और CPSP के फॉर्मेट के मुताबिक हम आज तक सीख चुके हैं कि हमने टाइटल कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन को हम डिटेल में सीख चुके हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को कैसे लिखा जाता है, ऑपरेशनल डेफिनेशंस कैसे लिखी जाती हैं और हाइपोथेसिस को कैसे लिखना है। हम इन सब चीज़ों को अभी तक कवर कर चुके हैं। तो आज के एपिसोड में हम साइनॉप्सिस राइटिंग के बाकी कंपोनेंट्स को डिटेल में देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि हाइपोथेसिस को कैसे लिखना है और किन किन स्टडीज़ के अंदर हम हाइपोथेसिस को लिखेंगे। उनमें ऑल इंटरवेंशन स्टडीज़, कोहॉर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी, इनके अंदर हमें हाइपोथेसिस को लिखना है। हाइपोथेसिस के बारे में हमने कहा था कि हमने उसमें लिखना है कि एक्सपेक्टेड रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि कॉज और इफ़ेक्ट के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है, एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप क्या है, उसको हमने मेंशन करना है। लेकिन क्या सिर्फ कॉज और इफ़ेक्ट के रिलेशन को मेंशन करने से हाइपोथेसिस कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि कॉज है सिगरेट स्मोकिंग और इफ़ेक्ट है उसका लंग कैंसर। तो क्या मैं ये सिंपल ये लिखूँगा कि स्मोकिंग कॉजेज़ लंग कैंसर, तो इससे क्या ये मेरा हाइपोथेसिस कंप्लीट हो जाएगा? ये एक पुअर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होगी। ठीक है, तो अब हाइपोथेसिस को लिखने के लिए चंद उसकी बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने हाइपोथेसिस के अंदर लाजमी मेंशन करना है, जिससे आपका हाइपोथेसिस कंप्लीट होगा। जब भी आप हाइपोथेसिस लिख रहे होंगे तो आपने अपनी स्टडी पॉपुलेशन को लाजमी मेंशन करना है कि आप कौन सी पॉपुलेशन के बारे में हाइपोथेसिस को मेंशन कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने हाइपोथेसिस में मेंशन करनी है वो कॉज है। तीसरी चीज़, कॉज का या जो एक्सपोजर है उसकी कितनी डोज होगी जिससे इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और कितनी ड्यूरेशन में कितनी डोज आप देंगे तो वो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद डिजीज़ या इफ़ेक्ट को आपने लाजमी अपने हाइपोथेसिस के अंदर मेंशन करना है। तो जब ये आप तमाम चीज़ें अपनी हाइपोथेसिस में मेंशन करेंगे तो आपका हाइपोथेसिस एक कंप्लीट हाइपोथेसिस होगा और उसके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज़ को देख लेते हैं। ये एक हाइपोथेसिस है कि 1 टेबलस्पून ऑफ हनी एंड कफ सिरप हैव इक्वल इफेक्टिवनेस इन रिलीफ ऑफ कफ इन चिल्ड्रन विद थ्रोट इन्फेक्शंस आफ्टर 1 वीक ऑफ इट्स यूज़। तो इसमें 1 टेबलस्पून बेसिकली क्या है, ये डोज है ऑफ कफ एंड हनी हैव इक्वल इफेक्टिवनेस इन रिलीफ ऑफ कफ। कॉज है, कॉज क्या है, कफ, एंड इन चिल्ड्रन विद थ्रोट इन्फेक्शंस। अब चिल्ड्रन विद थ्रोट इन्फेक्शन ये हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी स्टडी पॉपुलेशन है वो चिल्ड्रन विद थ्रोट इन्फेक्शंस है। आफ्टर 1 वीक ऑफ इट्स यूज़, 1 वीक ऑफ इट्स यूज़ ये इसकी ड्यूरेशन है। तो इसके अंदर ये तमाम चीज़ें मेंशन हैं, तो ये एडिक्वेट एंड कंप्लीट हाइपोथेसिस है। सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं। स्मोकिंग ऑफ 20 सिगरेट्स इन अ वीक फॉर 20 इयर्स कॉजेज लंग कैंसर इन स्मोकर्स। स्मोकिंग एक्सपोजर है, 20 सिगरेट्स इन अ वीक ये इसकी डोज है, फॉर 20 इयर्स ये इसकी ड्यूरेशन है, एंड लंग कैंसर डिजीज़ है, और स्मोकर्स हमारी स्टडी पॉपुलेशन है। तो इस तरह जब आप अपनी हाइपोथेसिस को लिखेंगे तो आपका हाइपोथेसिस एक कंप्लीट हाइपोथेसिस होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आता है, वो है मटेरियल एंड मेथड्स का। अब मटेरियल एंड मेथड्स भी आगे फर्दर सब हेडिंग्स के अंदर डिवाइडेड है, और ये भी आपने इसी हेडिंग्स के सब हेडिंग्स के अंदर इसको लिखना है। सबसे पहले स्टडी डिज़ाइन, जो भी अप्रोप्रिएट स्टडी डिज़ाइन है वो आपने मैंशन करना है। ठीक है, तो अब स्टडी डिज़ाइन को हम डिटेल में देख लेते हैं कि मेडिकल रिसर्च के अंदर कौन कौन से स्टडी डिज़ाइंस हैं, और इसको अब बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताएंगे। अब जो मेडिकल रिसर्च है इसके अंदर स्टडी डिज़ाइन 2 तरह के होते हैं। एक आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइंस हैं और दूसरे एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन फर्दर डिवाइडेड है केस रिपोर्ट में, केस सीरीज़ में और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के अंदर। केस रिपोर्ट क्या है कि अगर आपके पास एक बहुत ही कोई रेयर डिजीज आई है जिसका इंसिडेंस 1 in million में है, तो आप उसको केस रिपोर्ट लिखेंगे। दूसरी चीज़ केस सीरीज है। केस सीरीज अगर तो आपके पास रेयर डिजीज है लेकिन उसके आपके पास एक से ज़्यादा केसेस हैं, तो आप
उसको केस सीरीज के तौर पे लिखेंगे। और तीसरी चीज है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टडी की वो फॉर्म है जिसके अंदर आपने चीजों को ऑब्जर्व करना है और जो चीजें आपने ऑब्जर्व की उनको वैसे ही डिस्क्राइब कर देना है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपने अपनी स्टडी पॉपुलेशन का एक स्नैपशॉट ले लिया, वन पॉइंट ऑफ टाइम आपने अपना डाटा कलेक्ट किया, आपने एक स्नैपशॉट लिया और उसके अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं उनको आपने ऑब्जर्व किया और उनको वैसे ही डिस्क्राइब कर दिया उनकी परसेंटेजेस में, फ्रीक्वेंसीज के अंदर। ये एक टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन के एक पॉइंट के अंदर आपने एक पॉपुलेशन का स्नैपशॉट लिया है। अब इस स्नैपशॉट के अंदर आपने जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उनको आपने ऑब्जर्व करना है और उसको उसी तरह से डिस्क्राइब कर देना है। फ़र्ज़ किया कि आपने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया कि इसके अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इसमें से मेल्स इतने परसेंट हैं, फीमेल्स इतने परसेंट हैं, एल्डरली इतने हैं, चिल्ड्रन इतने हैं, यंग पीपल इतने हैं और इनकी परसेंटेजेस इतनी हैं। तो इसको आप सिंपल आपने फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट की, आपने प्रेवलेंस डिस्क्राइब किया, तो आप इसको डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहेंगे। और इसी की दूसरी एग्जांपल क्या है कि आपने एक स्नैपशॉट पहले लिया और उसको डिस्क्राइब कर लिया और फिर थोड़े से टाइम के बाद आपने एक दूसरा स्नैपशॉट लेके आपने उसको भी उसी तरह डिस्क्राइब कर लिया, तो ये भी आपकी डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर आएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एनालिटिकल स्टडीज। एनालिटिकल स्टडीज भी फर्दर आगे डिवाइडेड हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर और एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर। अब एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल स्टडी और डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर क्या फ़र्क है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर तो सिर्फ आप अपनी चीज़ों की जिस तरह आपने ऑब्जर्व की उसको डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर आप दो वेरिएबल्स को आपस में एनालाइज भी करते हैं, उनके कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को स्टडी भी करते हैं। तो अगर आप दो वेरिएबल्स को आपस में स्टडी कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे, कोई प्रोसीजर आप नहीं कर रहे, लेकिन आप दो वेरिएबल्स को आपस में रिलेशनशिप उनका कंपेयर कर रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी में आएगी। ये फर्दर डिवाइडेड है कोहॉर्ट स्टडी के अंदर और केस कंट्रोल स्टडी के अंदर। कोहॉर्ट स्टडी क्या है? बेसिकली ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्टडी है। तो अगर आप अपनी स्टडी में एक्सपोजर सिलेक्ट करेंगे और उसको फॉलो करते हुए उसके इफेक्ट तक जाएंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन स्टडी होगी। जो रिसर्चर है वो एक्सपोजर टू अ रिस्क फैक्टर को डिटरमिन करता है और उसके बाद उसको फॉलो करता है और असेस करता है कि उसका फ्यूचर टाइम पॉइंट के अंदर क्या आउटकम आया। तो इसमें आपने तीन चीज़ों को याद रखना है कि अगर आप एक्सपोजर को शुरू में डिटरमिन कर रहे हैं और फिर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं आउटकम की तरफ और फिर आउटकम को आप फ्यूचर के अंदर असेस कर रहे हैं, तो ये आपकी स्टडी कोहॉर्ट स्टडी होगी। कोहॉर्ट बेसिकली क्या है? कोहॉर्ट इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। स्मोकर्स और लंग कैंसर का आपस में हमने रिलेशनशिप देखना है। स्मोकिंग बेसिकली क्या है? ये एक्सपोजर टू अ रिस्क फैक्टर है और लंग कैंसर आउटकम है उसका। तो अगर तो रिसर्चर ग्रुप ऑफ स्मोकर्स को लेता है और ग्रुप ऑफ नॉन स्मोकर्स को लेता है और फिर उनको फॉलो करता है कि किन में लंग कैंसर डेवलप होता है और किन में लंग कैंसर डेवलप नहीं होता, तो इस टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन को हम कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन कहेंगे। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि ये एक इन्वेस्टिगेटर है, इसने पॉपुलेशन में से स्टडी सैंपल को निकाला, उसमें से जो एग्जिस्टिंग इलनेसेस थी उनको एक्सक्लूड किया और उसने हेल्दी पीपल का एक सैंपल ले लिया। अब उसको उसने दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, एक के अंदर एक्सपोजर है यानी कि वो स्मोकर्स हैं और दूसरे के अंदर एक्सपोजर नहीं है कि वो नॉन स्मोकर्स हैं, और उनको फ्यूचर के अंदर फॉलो किया और आउटकम उनका एसेस किया कि किन केसेस के अंदर लंग कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस किस्म के स्टडी डिज़ाइन को हम कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन कहेंगे। अब कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है कि जैसा कि ये है कि पहले हमने एक्सपोजर को लिया और उसको फॉलो किया, और रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव के पीछे जाके आपने एनालाइज करना है कि इनके अंदर एक्सपोजर था कि नहीं। नेक्स्ट स्टडी डिजाइन हमारे पास आता है केस कंट्रोल स्टडी का। केस कंट्रोल स्टडी बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन स्टडी है। आपने अगर डिजीज या इफेक्ट को अपने स्टडी पॉपुलेशन के अंदर लिया और फिर आपने उनको देखा कि उनके अंदर प्रायर एक्सपोजर मौजूद है या नहीं है, तो ये आपकी स्टडी केस कंट्रोल स्टडी होगी। इन दोनों स्टडीज के अंदर केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी के अंदर आप अपनी स्टडी पॉपुलेशन को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। रिसर्चर बिगिंस विद डिटरमिनिंग वेदर आउटकम इज प्रेजेंट, और फिर उनको असेस करता है कि प्रायर इनमें एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर था या नहीं था। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। रिसर्चर आइडेंटिफाइज अ ग्रुप ऑफ नॉर्मल वेट बेबीज एंड अ ग्रुप ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज एंड देन आस्क्स द मदर अबाउट देयर डाइटरी हैबिट्स ड्यूरिंग द इंडेक्स प्रेगनेंसी। इसके अंदर हमारे पास दो ग्रुप्स हो गए। नॉर्मल वेट बेबीज आप इनको कंट्रोल ग्रुप कह सकते हैं, और लो बर्थ वेट बेबीज आप इनको केसेस कह सकते हैं। और रिसर्चर फिर उनकी
उनकी मदर से हिस्ट्री लेगा उनकी डाइटरी हैबिट्स क्या थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इस किस्म की अगर स्टडी होगी, केस कंट्रोल स्टडी होगी कि बेसिकली पहले आपने आउटकम को लिया, नॉर्मल वेट बेबीज एंड लो बर्थ बेबीज आपके आउटकम हैं, और फिर आपने इसका प्रायर एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर्स, उनकी डाइटरी हैबिट्स। और एनालिटिकल स्टडीज़ के अंदर जो दूसरी टाइप है वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ फर्दर डिवाइडेड हैं थेरेप्यूटिक ट्रायल्स के अंदर और प्रिवेंटिव ट्रायल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेटिंग कि जिस भी आपके हॉस्पिटल के अंदर जो रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं आपने उसको मेंशन करना है। उसके बाद आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी कि आपकी स्टडी कितना अरसा लेगी, और उसमें आपने डेट्स को मेंशन करना है या आपने मेंशन करना है कि 6 मंथ्स आफ्टर अप्रूवल ऑफ साइनॉप्सिस। नेक्स्ट आ जाता है सैंपल साइज। सैंपल साइज के ऊपर हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सैंपल साइज के ऊपर होगी, इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैम्पलिंग टेक्निक, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मेडिकल रिसर्च के अंदर सैम्पलिंग टेक्निक्स की दो टाइप्स हैं, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक क्या है कि ये वो सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें एवरी मेंबर ऑफ द सैंपल पॉपुलेशन हैज नो इक्वल चांस टू गेट इंक्लूडेड इन द स्टडी, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में एवरी मेंबर ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस टू गेट इंक्लूडेड इन द स्टडी। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक फर्दर डिवाइडेड है कंसेक्टिव सैम्पलिंग में। कंसेक्टिव सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर आप कंसेक्टिव केसेस को अपनी स्टडी में इंक्लूड करते जाना है। वो आपकी इमरजेंसी में है, वो आपके ओपीडीज में है, वो आपके यूनिट में है, दूसरे यूनिट में है, आईपीडी में एडमिशंस हैं। तो जितने आपके कंसेक्टिव केसेस आपके आते जाएंगे इंक्लूजन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आप उनको अपनी स्टडी में इंक्लूड करते जाएंगे। तो इस सैम्पलिंग टेक्निक को कंसेक्टिव सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। दूसरी है कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक कि आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक अपना सिलेक्टेड सैंपल साइज कलेक्ट करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपकी ओपीडी हफ्ते में 2 दिन होती है, तो आपकी कन्वीनियंस ये है कि आप अपनी ओपीडी के अंदर मौजूद होंगे, तो आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन अपने इंक्लूजन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली केसेस को अपनी स्टडी में इंक्लूड करते जाएंगे जब तक कि आपका सैंपल साइज पूरा नहीं होता। और तीसरी सैम्पलिंग टेक्निक है पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक। आपका पर्पस है कि मेरा ये सैंपल साइज मैंने पूरा करना है। वो केसेस आपके अपने हॉस्पिटल के अंदर हैं, किसी दूसरे हॉस्पिटल में हैं, किसी तीसरे हॉस्पिटल में हैं, किसी और वार्ड में हैं, तो आप अपने मतलब के पेशेंट्स वहां से निकाल लेंगे जब तक कि आपका सैंपल साइज कंप्लीट नहीं होता। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें हर मेंबर ऑफ स्टडी पॉपुलेशन का इक्वल चांस होता है कि वो स्टडी में इंक्लूड हो सकें, वो फर्दर डिवाइडेड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर, सिस्टेमिक सैम्पलिंग टेक्निक, स्ट्रैटिफाइड में और क्लस्टर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में। सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की सादा सी मिसाल इस तरह से है कि आपने एक जार के अंदर अपनी जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसकी छोटी पर्ची आपने एक जार के अंदर डालनी, और आपका जितना रिक्वायर्ड सैंपल साइज है आपने लॉटरी मेथड के थ्रू एक एक आप पर्चे निकालते गए आपका जब तक आपका सैंपल साइज कंप्लीट हुआ। दूसरी टेक्निक है सिस्टेमिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। अब इसमें आपने एक सिस्टमैटिक वे में अपने सैंपल को अचीव करना है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि फर्ज किया कि 10,000 आपका पॉपुलेशन है और आपने उसमें से 1,000 का सैंपल लेना है, तो आपने एक सिस्टेमिक वे में आपने सैंपल कलेक्ट करना है। तो इसके लिए सिस्टेमिक रैंडम सैंपलिंग हम कैसे करेंगे, आपने अपने टोटल पॉपुलेशन को सैंपल साइज पे डिवाइड कर लेना है। फर्ज किया कि आपकी टोटल पॉपुलेशन है वो 10,000 है और आपका रिक्वायर्ड सैंपल साइज वो 1000 है। 10,000 को 1000 पे डिवाइड किया तो आपके पास 10 नंबर आ गया। इसको सैम्पलिंग इंटरवल कहेंगे। तो एवरी 10th पेशेंट विल बी इंक्लूडेड इन द स्टडी टिल योर सैंपल साइज इज कंप्लीट। उसके बाद तीसरी टेक्निक है स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। आपकी पॉपुलेशन डिफरेंट स्ट्रेटास के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर आप उसमें से किसी एक स्ट्रेटा से सारा सैंपल ले लेते हैं तो आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। फर्ज किया कि आप एनीमिया का इंसिडेंस देखना चाहते हैं किसी एक शहर में, उस शहर में कुछ हाई इनकम एरियाज हैं, कुछ मिडिल इनकम एरियाज हैं, कुछ लो इनकम एरियाज हैं, तो आप स्ट्रेटिफाई कर लेंगे अपने स्टडी सैंपल को 3 स्ट्रेटास के अंदर, और उन स्ट्रेटा की जितनी प्रोपोर्शन टोटल पॉपुलेशन के अंदर होगी उसी प्रोपोर्शन के मुताबिक आप अपना सैंपल साइज ले लेंगे। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक में पॉपुलेशन होगी वो होमोजेनियस होगी। इसी तरह आप स्ट्रेटास को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं, एज के ऊपर स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं, जेंडर के ऊपर स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक। अगर आपका सैंपल बहुत ज़्यादा है, फर्ज कि आप पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन के अंदर एनीमिया को देखना चाहते हैं, तो आप पॉपुलेशन को डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, सिटीज़ एंड विलेजेस के अंदर। ठीक है, तो आपके सिटी क्लस्टर हो गया, विलेज क्लस्टर हो गया, लेकिन इस क्लस्टर के अंदर आपका जो पॉपुलेशन है वो नॉन होमोजीनियस होगी। इसमें हर इनकम ग्रुप के लोग होंगे, हर जेंडर के लोग होंगे और इसी तरह हर एज के लोग होंगे। अब जब आप इनको सबको क्लस्टर में डिवाइड कर देंगे तो फिर उनमें से आप क्लस्टर
पिक करेंगे सिंपल रैंडम या सिस्टेमिक सैम्पलिंग के थ्रू, और फिर उन क्लस्टर्स में से फिर आप फर्दर उसको डाटा को सिंपल रैंडम या सिस्टेमिक के थ्रू अपना सैंपल साइज को अचीव करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है सैंपल सिलेक्शन का। उसके अंदर आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को मेंशन करना है। इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर आपने लिखना है कि ऑन व्हाट बेसिस विल द पेशेंट बी इंक्लूडेड इन योर स्टडी, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर आप पेशेंट को अपनी स्टडी से एक्सक्लूड कर देंगे। आप इससे अपने कन्फाउंडर्स को अपनी स्टडी से निकालते हैं। कंपाउंडर बेसिकली ऐसा वेरिएबल जो कि आपकी स्टडी के अंदर तो इंक्लूड नहीं, लेकिन वो आपके रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता है, तो ऐसी चीज को हम कंपाउंडर कहते हैं। तो अपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की बेस के ऊपर आप अपनी स्टडी से कंपाउंडर्स को निकाल सकते हैं। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल साइनॉप्सिस हमने लिया हुआ है, उसमें कंपाउंडर्स को कैसे दूर किया गया है। अब हमारा यूटीआई के ऊपर साइनॉप्सिस था, तो इसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया हमने लिया है कि चिल्ड्रन बिटवीन 1 मंथ एंड 12 ईयर्स, और उनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी जिनकी बेस के ऊपर हम उनको इंक्लूड करेंगे। उसमें फीवर होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, अर्जेंसी होगी, हेजिटेंसी होगी, सुप्राप्यूबिक फ्लैंक टेंडरनेस, यूटीआई के जितने सिम्टम्स हैं, पायोरिया या न्यूनेटल सेप्सिस, तो इनको हमने इंक्लूड कर दिया। और ऐसी तमाम चीज़ें जो कि हमारे यूटीआई को इफेक्ट कर सकती हैं एज ए कंपाउंडर, हमने उनको एक्सक्लूड कर दिया। जैसा कि कंजेंटल मेलफॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक या क्रॉनिक किडनी डिजीज को एक्सक्लूड कर दिया, यूरिनरी ट्रैक के ऊपर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है उसको एक्सक्लूड कर दिया, या फोलीज बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इन प्लेस है, या उन क्रॉनिक डिजीजेस को जो कि यूटीआई कॉज कर सकती हैं, जैसे कि सीपी चाइल्ड हो गया, न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया, ब्लैडर इंजरी ट्रॉमेटिक होगी, और यूरिन रिटेंशन एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रोक, या वो पेशेंट्स जो कि लास्ट 2 वीक से एंटीबायोटिक के ऊपर थे। तो ये तमाम चीज़ें हमारी कंपाउंडर्स हैं, हमने इनको एक्सक्लूड कर दिया अपने डाटा से। बाद डाटा कलेक्शन प्रोसीजर आता है। इसमें आपने डिटेल से लिखना है कि आपने अपनी रिसर्च कैसे करनी है, अपने तमाम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है, मेथड्स ऑफ कलेक्शन डाटा इसको आपने मेंशन करना है, और किस तरीके से आपने डाटा कलेक्ट करेंगे, कोई प्रोफार्मा है, क्वेश्चनियर है, किस तरीके से, ये तमाम चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है। और उसके बाद फिर लास्ट में आपने डाटा एनालिसिस प्रोसीजर को, जो भी रेलिवेंट आपका डाटा एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है, टूल है, आपने उसको मेंशन करना है। कौन सा टेस्ट आप अप्लाई करेंगे उसको मेंशन करना है, और डाटा को आप कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको आपने मेंशन करना है। लास्ट में हमारे पास रेफरेंसेस हैं जो कि आपने वैंकूवर स्टाइल में लिखने हैं, और उसके बाद आपने अपना जो भी डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट होगा आपने एंड के ऊपर एक एनेक्स के फॉर्म में उसको लिख लेना है। जैसा कि यहाँ पे डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, उसके बाद उसमें तमाम चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं कि जी कैसे मैं अपने डाटा को कलेक्ट करूँगी, पेशेंट को कैसे, कौन कौन से पेशेंट्स होंगे, कहाँ से आएंगे, उनमें कौन कौन से टेस्ट होंगे, और उनके क्या रिज़ल्ट्स होंगे, ये तमाम चीज़ें आपने उसमें मेंशन करनी हैं। और फिर डाटा एनालिसिस प्रोसीजर में आपने जो भी सॉफ्टवेयर SPSS का जो भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं उसको मेंशन करेंगे, जो आपके वेरिएबल्स हैं आपने उनको कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको मेंशन करेंगे, कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा और क्या उसका सिग्निफिकेंस होगी, पी वैल्यू का स्क्वायर टेस्ट आप अप्लाई करेंगे तो उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होगी, यह सब तमाम चीज़ें आपने मेंशन करनी है। रेफरेंसेस वैंकूवर स्टाइल के अंदर एक पूरी मेरी एपिसोड इसके ऊपर है कि हमने अपने रेफरेंसेस को कैसे लिखना है, एंड नोट के थ्रू आप उसको देख सकते हैं। और एंड के ऊपर आपका प्रोफार्मा है जिसके अंदर सबसे पहले पेशेंट का पर्सनल डाटा होगा, उसका नेम, फादर्स नेम, एज, जेंडर, उसका MR नंबर, स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर, और जिस डेट को आपने डाटा कलेक्ट किया है वो, और उसके बाद फिर आपके जो जो वेरिएबल आपकी स्टडी के अंदर हैं आपने उनको मेंशन करना है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। किसी भी क्वेरी की सूरत में कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट्स कीजिए ताकि आपकी क्वेरीज़ को आंसर किया जा सके। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।